हाय गाइस। कार्डियक या बाईपास सर्जरी करने के बाद में कुछ पेशेंट्स के अंदर उनकी जो छाती होती है, स्टर्नम वाला एरिया, यहाँ पर जख्म बन जाता है और वो जख्म 5 महीने 10 महीने 1 साल तक रहता है, ठीक ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? गलती किसकी है? सर्जन की गलती है? नहीं। पेशेंट की गलती है? नहीं। इस गलती किसी की भी नहीं है। देखिए, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। वो क्या क्या फैक्टर हैं मैं ब्रीफली समझाता हूँ। देखिए, कार्डियक सर्जरी या बाईपास सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ मतलब कि जो आपकी दिल है, दिल में जो नली ब्लॉक हो गई है, उस नली के ब्लॉकेज दूर करने के लिए वहाँ पे एक बाईपास वाला पाइप डालना पड़ेगा। तो वो जो पाइप है, वो पाइप कहाँ से लाओगे आप? मतलब खून की नली, दूसरी नली लानी पड़ी। वो नली जो होती है वो हम लोग इंटरनल मेमोरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो होती है वो आपके स्टर्नम, ये वाला जो हिस्सा है स्टर्नम का, इसके जस्ट नीचे से निकलती है और इसका काम ये होता है कि आपके स्टर्नम को और उसके आसपास के हिस्से को ब्लड सप्लाई कर देती है ये। तो हम लोग जनरली लेफ्ट या राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी यहाँ से निकाल लेते हैं। कई बार कुछ पेशेंट के अंदर दोनों इंटरनल मेमोरी आर्टरी को निकालना पड़ जाता है क्योंकि उनके अंदर ब्लॉकेज ज़्यादा होता है या ग्राफ ज़्यादा डालना पड़ता है। तो अब ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि जो स्टर्नम है, सर्जरी के टाइम पे स्टर्नम को खोला, ओपन करा, फिर हार्ट की सर्जरी करी, नीचे की साइड से ग्राफ निकाल लिए, दोनों साइड से उनको लगा दिया और स्टर्नम को बंद कर दिया। स्टर्नम को आपने बंद कर दिया, लेकिन उसके नीचे जो खून की नली थी उसको तो आपने किसी और जगह पे यूज़ कर लिया, वहाँ पे खून की सप्लाई कम होगी और जिस भी हिस्से की खून की सप्लाई कम हो जाती है वहाँ पर ये जो वूंड बनना होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, सर्जिकल टर्मिनोलॉजी में स्टर्नल वूंड डेहिसेंस बोलते हैं, जो कि एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक मतलब कि लंबे टाइम से चल रहा है, 12-13 हफ्ते हो गए चल रहा है। एक्यूट मतलब कि अभी 4-5 वीक पहले ही हुआ है। अब सवाल ये आता है कि चलो हो गया, अब ठीक कैसे करें? तो देखिए, यहाँ पर आपको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो जो वायर्स होते हैं, जो वायर जिससे कि हम लोग क्लोज करते हैं स्टर्नम को, वो निकालना पड़ेगा और जो डिफेक्ट बन गया है उसको कवर करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक सर्जरी में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी मोस्टली, देखिए प्लास्टिक सर्जरी बस ये गायनेकोमास्टिया या लाइपोसक्शन ही नहीं होती है, बहुत बड़ी ब्रांच है ये। इसमें प्लास्टिक बर्न सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, हैंड सर्जरी होती है, बहुत सर्जरी होती है, बहुत बड़ी ब्रांच है ये। तो इसके अंदर हम लोग रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी वाले पार्ट में करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को जो स्टर्नम के वहाँ पर वूंड बन गया उसको क्लीन करना पड़ता है। हम लोग पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, वहाँ पर जो वायर यूज़ करा है उन्होंने उसको बंद करने के लिए उस वायर को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो जो इन्फेक्टेड हो जाता है फिर वो इन्फेक्शन को प्रमोट ही करता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो हड्डी का सेगमेंट, स्टर्नम का सेगमेंट डेड या नेक्रोटिव हो गया, उसको निकालना पड़ता है। और जो खड्डा बन जाता है वहाँ पर कोई दूसरा टिश्यू जिसके अंदर की अच्छी ब्लड सप्लाई हो वो लगाना पड़ेगा। अब दिमाग में ये आएगा कि भाई दूसरा टिश्यू लाए कहाँ से? सोचिए, तो पास ही में, स्टर्नम के पास में ही मसल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल मसल, जो कि बॉडी बिल्डर में यहाँ पे ऐसे सब बड़ी बड़ी डेवलप हो जाती है। तो पेक्टोरल मसल को हम लोग वहाँ पे फ्लिप करके लगा देते हैं। अब वो फ्लिप कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, रीज़न ये है कि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो तो प्लास्टिक सर्जन का सर्जिकल वीडियो हो जाएगा, तो वो मैं इधर नहीं बताऊंगा। लेकिन एक ऑप्शन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को बाकी सिटी से बहुत से लोग ना कंसल्टेशन के लिए बोलते हैं, तो ये हर किसी को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि उसके अंदर हम लोग पेक्टोरल मसल को फ्लिप करके उस डिफेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। तो राइट या लेफ्ट किसी भी साइड की पेक्टोरल मसल को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या दोनों साइड की पेक्टोरल मसल को मिड लाइन में मोबिलाइज करके लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी, बट वो एक ऑप्शन हम लोग के पास में काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। पेक्टोरल मसल के अलावा फर्स्ट ऑप्शन तो पेक्टोरल मसल को ही देना चाहिए। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर वाला डिवाइस लगा सकते हैं। तो वो डिवाइस क्या करेगा, वहाँ पे ग्रेनुलर टिश्यू को बनाने में मदद करेगा और 2 या 3 हफ्ते में काफ़ी अच्छा वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा देगा। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, वैक डिवाइस, वो भी होता है। तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं और आप अपने नज़दीकी प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट ना, एक तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। सारे पेशेंट जिनकी बाईपास सर्जरी होती है वो यंग पेशेंट से ज़्यादा ओल्ड एज वाले ही होते हैं, मतलब 60 हो गया, 70 हो गया। इन पेशेंट के अंदर जख्म बन जाना, वूंड बन जाना, फिर वो एक बहुत ही चैलेंज वाला केस बन जाता है। वो छोटा केस नहीं होता है ऐसा कि बस हाँ भाई ये केस मैं ठीक कर दूंगा, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केसेस बन जाते हैं। तो इन पेशेंट बहुत से फैक्टर होते हैं, इनको डायबिटीज़ इन कंट्रोल होता है, फिर बहुत से पेशेंट में बीपी की प्रॉब्लम भी होती है, फिर ये लोग स्मोकिंग भी बंद नहीं करते हैं, टबैको खाना भी बंद नहीं करते हैं, वो भी खाते रहते हैं। तो वो सारे फैक्टर मिलकर उसके जख्म को ख़राब कर देते हैं। तो डॉक्टर के लिए, एक प्लास्टिक सर्जन के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग केसेस होते हैं कि इनको एकदम बिल्कुल वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर लेके आना। लेकिन अगर प्रॉपरली अप्रोच मिलती है तो ये नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। देखिए, ये सर्जरी ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब बहुत ज़्यादा उसका पैसा खर्च करवा देती है, क्योंकि ये जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, इसके अंदर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है, इनके अंदर हॉस्पिटल एडमिशन्स काफ़ी लंबे टाइम का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज सर्जरी कराई और आप कल घर चल जाएंगे।
हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट हम लोग के पास में थोड़े टाइम के लिए रहे, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है तो हम लोग उसको मैनेज कर लें। तो हॉस्पिटल का चार्जेस वगैरह लगते हैं भी, सर्जरी चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने नज़दीकी मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जाइए, और वहाँ पे प्लास्टिक डिपार्टमेंट में ये जो आपका होगा ये काफ़ी कम पैसों में हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम पैसों में हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल से 10 गुना कम पैसों में एक आपका काम हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। आई होप आपकी क्वेरी दूर हो गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।